बहुत बहुत स्वागत है शिल्पा। थैंक यू सो मच। हमको ये बताइए। आपको इंट्रोडक्शन बहुत सही लगा मुझे। ज़्यादा कुछ आपने नहीं कहा। कुछ नहीं है। परफेक्ट। थैंक यू। हमको ये बताइए शिल्पा कि अब करीब 15-17 साल हो गए आपको फिल्मों में गाते हुए, और जहाँ से आपने अपना सफ़र शुरू किया हम कह सकते हैं कि अनवर से जावेदा ज़िंदगी से, अगर जी। उसको एक कह सकते हैं कि एक स्टार्ट पॉइंट। हाँ, तब से लेकर अब तक आप अपने अंदर क्या बदलाव और क्या लर्निंग्स बहुत ऐसी जो अंडरलाइन की जा सकती हों, वो क्या आपने सीखी होंगी इन 15-17 वर्षों में एज आ सिंगर, जबकि आपके सामने बहुत सारा एक कट थ्रोट कंपटीशन भी होता है, तो क्या लर्निंग्स आपकी रहीं? लर्निंग्स ये है कि हम को कुछ पता नहीं है और लर्न करने के लिए बहुत कुछ है। दैट इज़ द ओनली लर्निंग। और ये है कि द ओनली थिंग आप इस पूरे जर्नी में मैं कह सकती हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ मैंने काम करने का मौका मिला, और उनसे सिर्फ काम की वजह से नहीं, इवन एज अ ह्यूमन बीइंग आप बहुत कुछ सीखते हैं उनसे। आई थिंक दैट इज़ अ बिगर लर्निंग, क्योंकि आप ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं जो शायद 50 सालों से काम कर रहे हैं, और एक पेशेंस, एक सुकून, एक आराम से जो वो काम करते हैं ना, जहाँ पर ऑफ कोर्स एज अ 20-year-old यू आर वेरी रेस्टलेस कि नहीं मुझे ये भी कर लेना है, मुझे वहाँ भी चले जाना है, और इनके साथ भी काम कर लेना है। वो आपके लिस्ट होते हैं, बट जो एक ठहराव जो आपकी ज़िंदगी में आती है वो ऐसे लोगों के साथ काम करके आती है। सो आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि ऐसे लोगों के साथ मैंने काम किया। फिर आप देखेंगी कि फिल्मों में गाना जाहिर है कि वो एक टीम वर्क है, किसी का वो एक इमेजिनेशन है जिसको आपको एक ज़मीन पर उतारना है फिल्म के लिए, ख़ास सिचुएशन, एक म्यूज़िक कंपोज़र का कुछ आइडिया है, लिरिसिस्ट ने कुछ लिखा है, उसको पिक्चराइज एक अलग तरह से किया जाएगा। ये सब एक कोलैबोरेटिव काम होता है, और तब इसमें प्रिसीशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि आप बहुत प्रिसाइज ढंग से किसी के इमेजिनेशन को ज़मीन पर उतार दें। जी। इसमें आपका जो शुरुआती जिंगल वगैरह गाने का एक्सपीरियंस है वो भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपको लगता है? क्योंकि वहाँ भी बहुत शार्प डेडलाइंस के बीच और बहुत प्रिसाइज ब्रीफ के बीच काम करना होता है। जिंगल आपने बहुत सही बात छेड़ी है, क्योंकि जब मैं पहली दफ़ा बॉम्बे आई थी, सो उस टाइम पे शंकर महादेवन सर ने मुझे सबसे पहली बात यही कही कि एक काम करो, अभी एक अपना एड्रेस बुक उस टाइम पे होता था, पहले सबके नाम और नंबर नोट करो जो जिंगल्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली गा लेना और एक स्टूडियो में गाना बहुत ही अलग आर्ट वर्क है। सो उन्होंने कहा कि पहले आप जिंगल स्टार्ट करो, एक वर्ड, 2 वर्ड्स, एक लाइन, पहले उसको इमोट करना सीखो, और इमोशन भी वो प्रिसाइज होनी चाहिए, जैसे आपने कहा, ना कम ना ज़्यादा। उसके बाद फिल्म के लिए सोचते हैं। सो आई थिंक दैट हेल्प मी। वो एक लाइन को आप अगर एक्सप्रेस करना चाहें कोई जिंगल में, सो दैट रियली इज़ अ वेरी गुड लर्निंग। सो या थैंक्स टू हिम, आई कांट थैंक हिम इनफ कि वो एक सही डायरेक्शन में मैंने स्टार्ट किया। और माइक पे गाना एक अलग ही स्ट्रगल है, क्योंकि माइक के बहुत सारे फैसेट्स होते हैं। इनफैक्ट माइक इज़ सो सेंसिटिव कि आपकी जो खामियां बहुत इजीली आप उसमें आप वो माइक पकड़ लेता है। सो यू हैव टू बी वेरी 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 प्रिसाइज, वेरी वेरी केयरफुल, वेरी फोकस्ड। सो या जिंगल्स वाज अ ग्रेट स्टार्ट फॉर मी। देखिएगा ना कि ये 2 एक्सट्रीम्स हैं। अगर आप पक्का गाना जिसे कहते हैं कि आप किसी गुरु के साथ एक प्रॉपर थॉरो क्लासिकल ट्रेनिंग से गुजरें, तो वहाँ आपको एक थॉट को, एक इमोशन को एक राग में
एक ख्याल। खास आपके पास ख्याल में ख्याल, जी। एक बहुत टाइम होता है आपके पास वो जी। करने का, और जी। हर बार कुछ आप नया करते हैं। जी। यहाँ बिल्कुल एक दूसरा एक्सट्रीम है, यहाँ आपके पास डिलीवर करना है एक प्रोडक्ट की तरह किसी चीज़ को। वक्त तो नहीं इन है, दोनों बिल्कुल। चीज़ों I में know। अगर आपने महारत हासिल की तो ज़रूर ही इसमें आपकी अपनी ये जो स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई है ये भी कुछ कुछ काम करती है क्या? स्टेटिस्टिक्स तो हम क्या कहते हैं, हम एक ट्रेंड तलाशते हैं। सो अगर आपके सामने लाइफ इज़ हैपनिंग, आप उसमें एक ट्रेंड फिगर करते हैं या एक बेसिक ह्यूमन एरर, उसको आप फिगर करते हैं। उससे ज़्यादा स्टेटिस्टिक्स है नहीं। मतलब पीपल थिंक इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि बहुत सारे नंबर्स होते हैं, डेटा होता है, बट इतना कुछ मुश्किल नहीं है। तो ट्रेंड इतना ही है कि आप चाहे एक वर्ड गाएं या पूरी लाइन गाएं या पूरा गाना गाएं या आप 3 घंटे आप गज़ल गा रहे हैं, कुछ भी गाएं, प्रिसिशन तो चाहिए। सो इट्स गुड टू स्टार्ट विथ वन वर्ड। स्टैटिस्टिक्स में अगर देखें कि वो म्यूज़िक, आपका जो म्यूज़िक के लिए प्रिपरेशन में कहीं किसी तरह की वो पढ़ाई या जो आपका एकेडमिक्स है वो कहीं किसी तरह इन्फ्लुएंस करता है क्या आपके म्यूज़िकल जर्नी को? कभी आपने इस पर सोचा है कि ये जो पढ़ाई थी आपकी फॉर्मल पढ़ाई वो किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस करती है आपके म्यूज़िकल जर्नी को? स्टेटिस्टिक्स तो इनफैक्ट इट्स अ वेरी न्यू सब्जेक्ट। मतलब मैथ्स और फिज़िक्स, केमिस्ट्री जैसा इतना पुराना सब्जेक्ट नहीं है, बट ये इसीलिए लोगों ने इसको इवॉल्व किया है क्योंकि इट लुक्स एट ह्यूमन साइकोलॉजी, द ट्रेंड्स इन लाइफ। सो ट्रेंड तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह हमारे रागों में 10 थाट हैं, जी। वो एक उनमें जो राग होते हैं वो एक ट्रेंड फॉलो करते हैं। राग का एक चलन होता है जिसके वजह से वो एक थाट में रखते हैं। तो शायद 2 राग हैं जिनमें स्वर एक ही हैं, लेकिन वो 2 डिफरेंट थाट्स को बिलोंग करते हैं क्योंकि चलन डिफरेंट है। चलन ही तो हम लोग स्टेटिस्टिक्स में चलन ही हम फॉलो करते हैं। सो दैट्स इट। आई थिंक दिस इज अ वेरी सिमिलर थिंग विद लाइफ। वाह, क्या बात है। या तो ये पढ़ाई तो आप मुंबई में करनी थी। जी, जी। लेकिन वैसे आप रहने वाली या पैदा हुई आप झारखंड में, जमशेदपुर में आप पैदा हुई? बिहार था पहले। हाँ, पहले तो वो बिहार था, उसके आज बाद वो झारखंड हो गया। जी। और झारखंड से बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छे अच्छे लोग लगातार अब निकल रहे हैं, पहले भी जी। वहाँ प्रतिभाओं का तो जैसे लगता है कि एक उसकी खान जैसी है अलग अलग फील्ड में। झारखंड पे तो मैंने एक स्पेशल सीरीज़ की थी गुफ्तगू की, जिसमें जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वहाँ के, उनके साथ मैंने ऐसी एक लंबी बातचीतें की हैं। अगर आप अपने बचपन को याद करें जहाँ झारखंड में आप पैदा हुई थी, उसमें आपकी फैमिली के अलावा जो आपका सराउंडिंग, स्कूल और जो एक जो सोशल सराउंडिंग्स हैं, वो आपके म्यूज़िक में और आपके अपने पर्सोना में कैसे ऐड करता है? अगर आप झारखंड को या उस वक्त बिहार की उस ज़िंदगी को देखें जिसमें आप बड़ी हो रही थी। सो स्कूल मुझे कभी पसंद नहीं था, और अब तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि वो उस टाइम पे वो एक चलन आप कह सकते हैं कि जब आप स्कूल में रहते थे, दे वांट एवरीवन टू बी द सेम, क्योंकि आपके क्लासेस भी सेम हैं, एजुकेशन भी सेम है, सारे बच्चे एक ही चीज़ें कर रहे हैं। सो वो एक यूनिकनेस जो एक हर बच्चे में होती है वो शायद मिस हो जाती है। सो उस वजह से मुझे स्कूल कभी पसंद ही नहीं आया। इनफैक्ट मेरे डैड के साथ एक डील होती थी कि मुझे आज स्कूल नहीं जाना है। बोले ठीक है, तुम सो जाओ, उठ के बाद रियाज़ करना पड़ेगा। सेड ओके। सो वो हमारी डील होती थी। सो दैट वे मुझे स्कूल कुछ खास पसंद नहीं, बट उस जगह से मुझे बहुत लगाव है। अभी भी जब मैं जाती हूँ तो आई स्पेंड टाइम विथ द सराउंडिंग्स, जो एक नेचुरल ब्यूटी है जमशेदपुर की, क्योंकि वहाँ पर इट वाज अ फॉरेस्ट एरिया जिसको काट के एक टाउनशिप बनाया गया था। सो आई हैव वेरी क्लोज कनेक्शन विथ नेचर। वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनके साथ अच्छी खासी दोस्ती है। सो आई कीप रिविजिटिंग देम समटाइम्स वंस अ ईयर। बट और मुझे क्या कहते हैं, वो नेचर के साथ रहना वो काफ़ी
मतलब नेचुरल सा लगता था, लाइक सेकंड नेचर लगता था। तो अब क्या हो गया कि अभी भी मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ। सो इफ़ आई गो समवेयर न्यू, और अगर वहाँ कोई गार्डन है या कोई एक मिनी फॉरेस्ट है, तो मैं बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेती हूँ। और पेड़ों पे चढ़ने का काफ़ी शौक है मुझे। सो इफ अ ट्री इज क्लाइमेबल, आई विल डू इट। सो that's my connection with Jharkhand actually, with Jamshedpur actually. जी। Yeah. और ये तो पूछना शायद बात को दोहराना होगा कि आपके फादर खुद म्यूज़िक में थे, इसलिए आपको तो घर में ही ये माहौल मिला कि म्यूज़िक आपका एक नेचुरल चॉइस जैसी म्यूज़िक हो गई। लेकिन No, I'll correct you there. जी। मुझे म्यूजिशियन बनना ही नहीं था। वो डैड की एक ख्वाहिश थी कि माय ब्रदर एंड आई बोथ लर्न म्यूजिक। सो उन्होंने बचपन से सिखाना शुरू कर दिया। सो बिफोर ABCD घर पे सारेगामापा वो चलता था। बट मुझे ऐसा कोई एक एम्बिशन नहीं था कि मुझे म्यूजिशियन बनना है। क्या एम्बिशन था फिर? कुछ भी नहीं करना था मुझे एक्चुअली। मुझे कुछ भी करने का मन नहीं था। आई वॉज वो था ना, मुझे बस चिल करना था लाइफ में। कुछ मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग ऑलमोस्ट 18 साल जो मैंने वहाँ पर स्पेंड किया है, मुझे नहीं लगता था मैं कुछ भी कर पाऊंगी एक्चुअली। इट्स एज सिंपल एज दैट। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो जैसा चिल वो करता है, वैसा चिल करना था? कोई था आपके सामने कि जैसे उसकी ज़िंदगी है वैसा मुझे कुछ नहीं करना है? कोई तो सामने होगा, कोई एग्जाम्पल होगा जो कोई कुछ नहीं करता होगा तब भी सरवाइव करता होगा। कोई एग्जाम्पल नहीं था। मुझे जैसे कि मैंने कहा ना, स्कूल में आई कुडंट फिट इनटू एनीथिंग। तो मुझे लगता था कि जब मैं फिट ही नहीं कर पा रही हूँ स्कूल में या किसी चीज़ के इर्द गिर्द, तो फिर आई थिंक आई वोंट डू मच विथ माई सेल्फ। सो ये और ये आई एम नॉट सेइंग आउट ऑफ फीलिंग सैड और समथिंग, बट ये मुझे आई हैड एक्सेप्टेड दिस फैक्ट। तो आई थिंक बॉम्बे आकर के जो एक डिफरेंस इन सोसाइटी, डिफरेंस इन मीटिंग पीपल, वो जो हुआ, आई थिंक उससे बहुत फ़र्क आ गया। बट जब तक मैं जमशेदपुर में थी, मुझे नहीं लगता था कि आई कुड डू anything with my life actually. Yeah, which is actually a good thing because बहुत बच्चों के childhoods, वो बचपन आपका expectations के साथ इतना loaded हो जाता है कि you don't live your childhood. In my case I'm very lucky, मेरी childhood बहुत ही uninterrupted थी और बहुत ही simple सी थी, and I think that was one of the most precious times of my life. Yeah. नहीं, अगर ये कहें कि ये कोई नई बात थी कि मुझे कुछ नहीं करना ज़िंदगी में, बहुत सारे लोग हैं जो कुछ नहीं करते ज़िंदगी में और कमाल करते, और दुनिया भर में इसको लेकर मूवमेंट भी चलते हैं कि कुछ ना करो। उसको वो कहते हैं एंटी करियर, एंटी वर्क मूवमेंट्स हैं। क्योंकि आप करियर जब बनाने को चलते हैं तो वो किसी और के काम आता है। वो करियर का जो एम्बिशन है, वर्क का जो प्रॉफिट है या उसका सरप्लस है, वो किसी और के फ़ायदे में आता है। इसलिए वो एक हमारे दोस्त हैं जो एक अनहिलाल करके एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और उनका आइडिया कुछ ऐसे ही ट्राइबल सोसाइटी से आया है कि बहुत सारे एक ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे हैं जो रात में सोते वक्त चावल की हांडी अपने पैर के पास रखते हैं और जब सुबह उठते हैं तो उसको पैर से हिलाते हैं। अगर वो हिल गई तो इसका मतलब है आज चावल नहीं है, तो काम पे निकलना है। नहीं हिली तो दोबारा सो जाते हैं। There you go. मैंने तो चावल की हंडी भी नहीं रखी थी। I was that chilling, like in life, yeah. तो ये बेशक आपको शुरू में ये ना लगता हो कि कुछ करें ना करें, लेकिन अब तो खैर आप करने ही लगी और हर रोज़ एक नई लड़ाई कहिए कि एक जगह पर आप जब पहुंच जाती हैं, पहले तो उसको बनाए रखना होता है और फिर आगे बढ़ना होता है। बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस आप चाहें ना चाहें आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो जो अभी ज़िंदगी आपने चुन ली, बेशक अपने फादर के दिखाए हुए रास्ते पर, और फिर धीरे धीरे फिर आपको लगा कि हाँ इसमें आप प्रूव कर पा रही हैं।
तो ये जो ज़िंदगी जैसी आगे बढ़ रही है, इसमें हर रोज़ एक एवरेज दिन आपका कैसा होता होगा? एवरेज दिन काफ़ी इरेटिक होता है। कुछ दिन तो आप बहुत ही आराम से घर पे हैं, उस दिन कुछ भी शेड्यूल में नहीं रहता है। एंड समटाइम्स इट्स टू मच दैट वो एक ही दिन में इतना कुछ आपको फिनिश करना होता है कि यू हैव एब्सोल्युटली नो टाइम। बट हाँ, वो एक इरेटिक बिहेवियर जो है वो हमको अडेप्ट करना होता है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर एनी आर्टिस्ट। सो वो, बट हाँ, जिस दिन कुछ नहीं करना होता है, आई फील लाइक माई सेल्फ कि आई एम अगेन चिलिंग एट होम डूइंग नथिंग। बट जब आप कुछ भी नहीं करते हैं, वो एक कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही ख़ास लगता है। इट्स कॉल्ड डोल्चे फार निएंटे। ये क्या है? मीनिंग द स्वीटनेस ऑफ डूइंग नथिंग। वे यू सिटिंग, यू नॉट डूइंग एनीथिंग, बट यूज़ दैट टाइम एंड आपके जो अपने ख्याल हैं, जो थॉट्स हैं, उनको आप फोकस करते हैं कि आप असल में क्या करना चाहते हैं और आप किस डायरेक्शन में आप अपने वर्क को एक्सपैंड करना चाहते हैं, या म्यूजिकली आप व्हाट यू वांट टू डू। सो आई इन्वेस्ट टाइम इन डूइंग दैट। और अगर जिस दिन आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, उस दिन रियाज करने का बड़ा अच्छा मौका है। सो प्लीज़ गेट बैक टू रियाज। या वापस जमशेदपुर इसलिए जाऊंगा इस वक्त क्योंकि वो एक इंडस्ट्रियल एक टाउनशिप है। जी। मेरा ख्याल है आपके फादर वहाँ किसी नौकरी के सिलसिले में आए होंगे। क्या वो किसी और स्टेट को बिलोंग करते हैं? मतलब आप लोगों की कल्चरल रूट्स आपके फादर फोरफादर्स की क्या हैं? सो वी आर साउथ इंडियंस, वी आर तेलुगुस। तेलुगु। बट माई फादर, माई ग्रैंड पेरेंट्स, एवरी वन वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जमशेदपुर। सो हम कहीं से वहाँ आए नहीं थे, हम वहीं से हैं। और अब ऐसा लगता है कि हम वहीं से हैं। मुझे नहीं लगता कि साउथ से उतना कनेक्शन। घर में आपके तेलुगु बोली जाती? जी जी। क्योंकि मेरी नानी और दादी दोनों घर पे थे। बचपन से हमने उनको साथ में देखा हुआ है। सो अब तो हम एक दूसरा ऑल्टरनेट ऑप्शन इमेजिन ही नहीं कर पाते, दोनों, माई ब्रदर एंड माई सेल्फ। बट बड़ा अच्छा लगता था कि दादी नानी दोनों थे घर पे, और वो तेलुगु हम घर पे बात करते थे, और उस हवाले से मुझे तेलुगु आती है। बट क्योंकि हम बिहार से हैं, सो हिंदी में ऑफ कोर्स रोज़मर्रा साउथ की कुछ और लैंग्वेजेस भी आपको आती हैं? तमिल या कन्नड़? वेरी बैड विथ लैंग्वेजेस। जैसे मैंने कहा ना, कुछ खास करना नहीं था। बट हाँ, हिंदी ऑफ कोर्स हम घर पे बोलते थे, और ऑफ कोर्स बाहर। आई एम फ्रॉम अ मिशनरी स्कूल, तो इंग्लिश ऑफ कोर्स वो तो स्कूल सिलेबस में था ही। उर्दू की तालीम डैड ने करवाई थी जब मैं हाई स्कूल में थी, क्योंकि मुझे गज़लों का शौक़ था। सो उन्होंने कहा कि कम से कम लिखना पढ़ना थोड़ा बहुत सीख लो, ताकि एक वर्ड की जो अपनी एक डिक्शन होती है, उसका हर एक लफ्ज़ का अपना एक वेट होता है, तो उसको रखने के लिए कम से कम सीखो। तो आई वॉज फॉर्चुनेट टू लर्न एटलीस्ट राइटिंग उर्दू लिटिल बिट। सो बचपन में वो एक तालीम डैड ने करवाई थी। जी। वैसे भी देखिएगा, जो बच्चे इंडस्ट्रियल टाउनशिप में पैदा होते हैं, उन पर एक कोई एक ख़ास रीजन का जो टोनल वो है फ्लेवर, वो नहीं होता। वो एक बहुत जैसे लगता है कि न्यूट्रल टोनल क्वालिटी उनके अंदर, जो सिंगिंग में आपको बहुत मदद करती है अगर देखें तो। और फिर आपने उर्दू भी देखिए सीखा। उर्दू सीखने में आपको कोई ट्यूटर ऐसा लगाया गया कि, या और जो लोग अभी उर्दू सीखना चाहते हैं, और अभी रेख्ता के ज़रिए आप जानते हैं बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी सीखते हैं, उनके इवेंट से इंस्पायर होते हैं। उर्दू सीखने का आपका जो मेथड है, और जो दूसरे लोग सीखना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगी कि वो उर्दू ऐसे अप्रोच करें तो वैसी बोल पाएंगे, या वो लहजा हासिल कर पाएंगे जो आप गाने में कर पाती हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर पाती हैं? तो फॉर्चुनेटली मेरी जो मॉम, शी वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में वो काम करती थी, और उनके कॉलीग थे गुबाल अंकल, तो वो घर पे आते थे। सो उन्होंने मुझे सिखाया, क्योंकि वो
लिख पढ़ चुके हैं, तो वो आते थे हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार, और एक मतलब बेसिक उर्दू की किताब होती थी एंड उससे हम सीखते थे। तो अगेन प्रोनाउंसिएशन, मीनिंग और एक वर्ड की जो अपनी एक रिदम होती है उसको पकड़ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो वो करवाते थे। तो मुझे उर्दू नहीं आती है लिखनी पढ़नी, बट उसमें अगर मुझे एक्सप्रेस करना हो थ्रू माय म्यूज़िक तो उतना उन्होंने सिखाया मुझे। जी जी। गज़लों में भी आपकी बड़ी दिलचस्पी, आप खुद ही अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि चूँकि आपको गज़लें गाना, क्या वजह रही होगी कि आप के सामने और भी चॉइसेस थे गाने के लिए, लेकिन आप गज़लों में आपकी ख़ास दिलचस्पी उम्र के किसी ख़ास पड़ाव पर हुई, जबकि आदमी इश्क वगैरह में पड़ जाता है, तो वैसा कुछ मसला था, क्या था? इसका वही एक आंसर हो सकता है कि वो कहते हैं ना, एक जो मधुमक्खी एक फूल पे क्यों बैठती है, इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन घर पे माहौल था कि हमें सिर्फ क्लासिकल म्यूज़िक या गज़ल या ठुमरी सुनने का फ्रीडम था। इसके बाहर कोई म्यूज़िक अलाउड नहीं था। डैड वाज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। तो डैड मॉम दोनों ही बेगम अख्तर जी के बहुत बड़े फैंस हैं, मेहदी साहब। तो ये जब म्यूज़िक घर पे बजता था तो समहाउ एक उनकी वॉइस के साथ एक कनेक्शन जैसा फील होता था कि मैं नहीं जानती हूँ कौन है, वो कैसे दिखते हैं, वो किस तरह के होंगे, बट उनकी जो गायकी है वो लगता था कि नहीं, वो आपसे ही बात कर रहे हैं। जो मुझे लगता है हर कोई जो मेहदी साहब को सुनते हैं वो उनको लगता है कि नहीं, वो आपसे ही बात कर रहे हैं और कोई है ही नहीं उस रूम में या हम दोनों के दरमियान। तो वो मुझे हमेशा उनके म्यूज़िक से फील होता था, एंड दैट्स वाई एक इंस्टेंट लव अफेयर विद गज़ल जो अब तक है और जो कभी चेंज नहीं हुआ। बिल्कुल जी। तो यहाँ आप हमको कुछ शुरुआती सीखी हुई गज़लों के कुछ टुकड़े हमको सुनाइए। आपको क्या सुनाऊं? चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। क्या बात। अच्छा, और कुछ आप? जी, ओके, 1 सेकेंड। अंजुमन अंजुमन शनासाए, अंजुमन अंजुमन शनासाए, फिर भी दिल का नसीब तन्हाई, अंजुमन मेहदी साहब गाते थे? हाँ, बिकॉज वो काफ़ी दूसरे कंपोजर्स के भी, इवन गुलों में रंग भरे इज नॉट हिज ट्यून, तो आई थिंक दैट वाज, दिस इज नॉट, आई डोंट नो वेदर ही इज कंपोज्ड। आपने खुद भी अपने लिए कुछ अपनी तरह से कंपोज किए हैं कुछ गज़लें? नहीं अभी तो मतलब वो क्या कहूँ, एक पहाड़ के सामने आप खड़े हैं और जितनी चढ़ाई आप करते रहते हो पहाड़ उतना बढ़ता जाता है। मेहदी साहब की जो पूरी डिस्कोग्राफी है, मतलब कभी आपको लगता है कि आप बैठे हैं, चलिए कुछ गज़ल सुनते, कुछ नई गज़ल आपके सामने खड़ी हो जाती है। सो उन्होंने कितना ज़्यादा काम किया अपनी पूरी ज़िंदगी में। तो फिलहाल तो वो जो गा रहे बस उसको ही मैं निभा पाऊँ
वही एक अब लगता है एक पर्पस है लाइफ में जो बचपन से नहीं थी, अब लगता है कुछ है, तो वो एक नॉर्थ स्टार की तरह मैं फॉलो करती रहती हूँ उनको, बस दैट्स ऑल। मेहंदी हसन साहब के अलावा और कौन से गज़ल सिंगर हैं जिनकी गाई हुई गज़लें आप गाती हैं या अच्छी लगती हैं? ऑफ कोर्स बेगम अख्तर जी हैं, हाँ। फरीदा खानम जी हैं, फिलहाल अभी इकबाल बानो जी, तो इनके इर्द गिर्द। हाँ, तो दो आपने मेहंदी साहब की गाई, एक जी। आप इनमें से किसी की गाइए, गाकर बताइए, सुनाइए। चांद निकले किसी जानिब, तेरी ज़ेबाई का चांद निकले किसी जानिब, तेरी ज़ेबाई का रंग बदले किसी सूरत, शब-ए तन्हाई का चांद निकले। अभी हम लोग वापस तानपुरे पे Of course, it's right here, don't worry. अच्छा, देखिएगा कि चाहे वो गज़लें हों या फिर बाद में आपने बहुत सारे ऐसे फिल्मी गाने आज भी आप गाती हैं, इनमें बहुत कुछ सूफ़ी रंग होता है, बहुत सारी उर्दू और फ़ारसी की टर्मिनोलॉजी आती है। अब उसकी वजह क्या है, अब इस पर हम नहीं जाते, लेकिन वो बार बार आती है। मतलब अब यही देखिए कि जावेदा ज़िंदगी अगर ऐसे किसी को बोल दीजिए तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अब पोइट्री में ऐसे शब्दों का आना और फिर उसको इस ईज़ के साथ गाना, ये बहुत तैयारी की मांग करता होगा, क्योंकि आप अजनबी होकर किसी वर्ड को गा ही नहीं सकते जब तक आप उसके सोल को ना समझें, उसकी मीनिंग को में ना उतरें। तो इसके लिए आप क्या कोशिश करती हैं जिससे कि आप उसको जावेदा ज़िंदगी जैसे गाने को भी आप उसी कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन से गाती हैं? द क्रेडिट गोज़ टू गज़ल ओनली, क्योंकि जो उर्दू शायरी है, जो उर्दू पोइट्री है, वो इतनी ज़्यादा रिच है और इतना डेप्थ होता है उसमें कि आप उससे जब आप होके गुज़रते हैं तो जो एक लफ्ज़ का जो एक रेंडिशन होता है वो अपने आप में बदल जाता है। सो क्रेडिट गोज़ टू माई गज़ल ट्रेनिंग, क्योंकि अगर वो ना होता तो शायद ये भी ना होता। तो दोनों एक दूसरे में घुले मिले हैं कि गज़लों की जो एक एक्सप्रेशन होती है वो काफ़ी यूज़ करती हूँ मैं अपने फिल्मों में। तो शायद उसी वजह से वो कहते हैं ना, आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जो आपके अंदर हैं। सो शायद इसीलिए मतलब जावेदा ज़िंदगी के साथ मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद आप मलंग ले लें या बुलिया ले लें या और भी बहुत सारे गाने हैं। तो मुझे यही लगता है कि क्योंकि गज़ल ट्रेनिंग जो मेरी पहले हो चुकी थी, उसके वजह से ही मैं ये सब गा पा रही हूँ। शायद अगर वो ना होता तो ये भी ना होता। जी। और एक ये भी चीज़ है कि जब आप अपने बारे में और अपने कॉन्टेम्प्रेरी सिंगर्स को, तो आप लोग पाएंगे कि आप ख़ुद बहुत प्रिविलेज्ड हैं एक मामले में कि आपको टेक्नोलॉजी का काफ़ी सपोर्ट मिला हुआ है। मतलब जो म्यूज़िक मैन्युफैक्चरिंग में जो आपके सामने फैसिलिटीज़ हैं, जी। और पूरा एक अलग एनवायरनमेंट है जी। जिसकी अगर आप कंपैरिजन जिसका करें उस ज़माने के सिंगर्स से, जो ज़ोर से गा कर उनकी आवाज़ें बहुत मैचो और बेस उनमें बढ़ जाया करता था, क्योंकि उनको थ्रो करना होता था, माइक्रोफोन्स की क्वालिटी ख़राब होती थी। अगर लाइव इवेंट्स में गा रहे हैं तो उनकी आवाज़ें मोटी हो जाएंगी, फट जाएंगी। बहुत एक तरह से कहिए कि वो जर्नी वहाँ से यहाँ तक जब आप पहुँची हैं, जिसको कहती हैं शमशाद बेगम अपने एक इंटरव्यू में कि भाई सावन के नज़ारे हैं आहा आहा कहना होता था,
और जहाँ खड़े होते थे वहाँ मच्छर भी काट रहे होते थे और ऊपर से ओस भी गिर रही होती थी और माइक्रोफोन और एक ही टेक में उसको देना होता था। जी, जी, और जी। नहीं तो फिर दोबारा अगर कौवा बोल दिया तो फिर तो वो वापस, दोबारा वो हाँ, सावन जी, के जी, नज़ारे। जी, तो जी। आप लोग तो बहुत प्रिविलेज्ड हैं अगर देखें कि आपके पास स्टूडियो जी, एनवायरनमेंट है, जी। उसके अलावा किसी भी तरह की म्यूज़िकल एरर को ठीक करने जी। की पोस्ट में बहुत जी, सारी जी। फैसिलिटीज़ हैं। जी। आपको नहीं लगता कि ये सब होते हुए एक जो आवाज़ का जो रॉनेस है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है और बहुत सा एम्बेलिशमेंट म्यूज़िक में वो आपकी आवाज़ की तैयारी को कहीं कमज़ोर भी कर देता है? कभी आपने इस पर सोचा है? देखिए, तैयारी तो ये जैसे मेरे गुरुजी कहते थे कि ये पर्सनल चॉइस है। ये अगर आप रियाज़ करना चाहें या तालीम हासिल करना चाहें, ये पर्सनल चॉइस है। लेकिन अभी भी आप देख लें कि वो सारे प्लगइन्स हैं जिसमें आपकी ट्यूनिंग की प्लगइन होती है, और अगर आपको आवाज़ में एक ट्यूनिंग की ज़रूरत हो या बेसुरा से सुर पे अगर लेके आना है, उसका भी एक परसेंटेज है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन जो क्या कहें, वो फीलिंग का जो एक प्लगइन है वो आज तक बना नहीं है, ना कभी बन पाएगा। तो वो आपकी जो दिल की तीस है या वो तो आपको खुद ही पैदा करनी पड़ेगी, तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अगर वो ना हो तो वो जो जर्नी है आपकी आवाज़ से माइक और माइक से सारे टेक्निकल एम्बेलिशमेंट्स तक, वो पूरी नहीं हो सकती। और चूंकि शॉर्टकट की बात आपने की, और यही शॉर्टकट बहुत सारे ऐसे जो नए एस्पायरेंट्स हैं वो तलाशते रहते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे टैलेंट हंट और ये सब जो रियलिटी शोज़ की वजह से उनको लगता है कि कुछ ऐसे ही कोई आसान रास्तों से वो कोई बड़े कामयाब प्लेबैक सिंगर या फिल्मों में गाना है और बहुत जल्दी से कामयाब होना है। तो ये तो मेरा ख्याल है कि हो नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता। आप वो कहते हैं ना कि जितना चीनी डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो बिना वो क्या कहें, जब तक आप वो मेहनत और अपना वो लिटरली खून पसीना उसमें एक गाने में जाता है, अगर वो ना करें, वो शायद आपको एक ओवरनाइट सक्सेस में आप कुछ कर भी जाएं, बट अगर आपको उसमें रहना है और रुकना है, लॉन्ग लास्टिंग करियर वो नहीं हो सकता। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। म्यूज़िक इंडस्ट्री बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। एवरी 3 months 6 months कुछ नया आ गया, कोई नया ट्रेंड आ गया। वही आदमी उसको सर्वाइव कर सकता है जिसकी तालीम उतनी है, जिसका मैदान उतना है। तो अगर आप वो तालीम वो रियाज अगर अपने म्यूज़िक में ना इनकॉर्पोरेट करे, तब वो एक लॉन्ग लास्टिंग करियर वो नहीं हो सकता। तो अगर किसी को भी गाना है, सीखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी उस्ताद, किसी भी गुरु के पास जा कर के, वो कहते हैं ना, गुरु का मार्गदर्शन जब तक वो ना हो, मुझे तो नहीं लगता आप किसी हद तक मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ आपके बाद भी आपका नाम हो। अगर वो चाहिए तो हाँ, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। जी। फिर भी जो नए लोग ये शॉर्टकट तलाशते हैं, अपने ही अनुभव से अगर आप कहें, हाँ। कि वो कभी मौके ऐसे आते हैं कि भाई आपको एक लॉन्ग लास्टिंग एक थोड़ी जर्नी पर निकलना है या वो इम्पैक्ट छोड़ना है, तो वो एक बहुत हमेशा टेस्टिंग पॉइंट्स भी ऐसे आते हैं और वो बहुत अननर्विंग भी होते हैं कि कभी आप हारने की तरफ बढ़ जाते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग इंसान की कमज़ोरियां हैं कि कहीं कोई बात, कोई पर्सनल ईगो, कोई, यानी ये जर्नी उतनी आसान नहीं है। ना सिर्फ उस मामले में कि आपको रियाज कड़ी करनी होगी, बल्कि प्रोफेशन में उतरने के बाद भी उसमें अपने अनुभव से कहिए कि इस जर्नी में आपने इसे कैसे टैकल किया है, जिससे ये जर्नी थोड़ी एक कंसिस्टेंसी के साथ लगातार, कोई ऐसा साल नहीं जाता जब चार्ट में आपके गाने ऊपर ना हो। आप नो, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू एंड वेरी मैं क्या कहूँ कि इसका पूरा क्रेडिट तो ऑडियंस को जाता है, क्योंकि उन्होंने हर एक गाने को इतना प्यार दिया है। अगर वो ना हो तो मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ।
बट हाँ, एक बात आपने बहुत सही कही है कि रियाज और तालीम के अलावा एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, टू हैव फेथ इन नथिंग बट एटलीस्ट ऑफ म्यूज़िक। उसको आप नहीं छोड़िए, क्योंकि सारे जो आंसर्स आपके हैं ना वो म्यूज़िक में ही रहेंगे। मैं शायद ये बात कहूँ, आपको शायद लगे कि ये क्या बात हो गई, कि मुझे हमेशा लगता है कि इफ़ यू वांट टू डू वेरी वेल इन योर लाइफ, एटलीस्ट फॉर मी, मुझे लगता है कि मैं जितना रियाज करूँ, जितना मेहनत करूँ, उतना और बेटर हो जाएगा माय करियर। जबकि मैं रियाज अपने घर पे कर रही हूँ, कोई देखने वाला नहीं है, बट फिर भी मुझे उसमें इतना फेथ है कि हाँ, अगर मैं रियाज कर रही हूँ, अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, तो इसका रिटर्न मुझे अपने काम से मिलेगा। ये शायद कनेक्शन साफ नहीं है, बट मुझे इस पे बहुत भरोसा है कि ऑल द आंसर्स आर विद इन यू। कोई बाहर से आपको आकर के हेल्प नहीं कर सकता, आपको खुद ही ये रियाज करनी है, और आपको खुद ही अपना एक सोच होती है जब आप गाते हैं, और वो सोच आपकी आवाज़ में आती है। अगर वो सोल नहीं आ रही है आपकी आवाज़ से, तो मुझे नहीं लगता आप कहीं भी जा पाएंगे। सो टू सर्च फॉर दैट सोल, वो आप ही घर पे कर सकते हैं। एंड इट ऑल स्टार्ट्स विथ योर तानपुरा, इट स्टार्ट्स विथ योर हारमोनियम, जिस पे भी आप रियाज कर रहे हैं। तो वो फेथ आपको रखनी चाहिए अपने म्यूज़िक पर, एंड दैट विल हेल्प यू ऑन योर बैड डेज। समटाइम्स अ बैड डे, समटाइम्स अ बैड week, sometimes it's a bad year, sometimes a bad 5 years, but have faith in music. उसको आप मत छोड़िए। वो ज़रूर आपको, वो कहते हैं ना, एक बड़े वडाली जी हमेशा मुझे कहते हैं कि जितना प्यार आप म्यूज़िक को करोगे, म्यूज़िक आपसे उतना ही प्यार करेगा। क्या बात। सो इतनी सी बात है। मुख्तसर सी बात है, तुमसे प्यार है, बस इतना ही है। तो अब यहाँ पर आप हमको अपनी गायकी के 2 ऐसे टुकड़े सुनाइए जो एक दूसरे को जैसे पहचानते ना हो। एक शिल्पा वो है और एक शिल्पा वो है, मतलब इस तरह का कुछ, क्योंकि बहुत सारे गानों में या जो एंड प्रोडक्ट हमको मिलता है उसमें इतने एम्बेलिशमेंट्स और इतने म्यूज़िक की सजावटें इतनी होती हैं कि कहीं आवाज़ खो सी जाती है। तो अभी हम लोग चूँकि किसी एम्बेलिशमेंट के साथ नहीं बैठे हैं, तो आप हमको 2 एक्सट्रीम्स या कहिए कि इश्क शवा मुश्क शवा खुशामदीद मरहबा, मिला 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 आँख मिला, लगा 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 आग लगा, जरा 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 पास तो आ, खुशामदीद मरहबा, इश्क शवा। This is one song, and the other could be दिल में जागी इश्क वाली मन मर्जियाँ जिद की मारी भोली भाली मन मर्जियाँ क्या बात। These are 2 extremes. बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। अब हमको बताइए शिल्पा जी कि म्यूज़िक के ही ज़रिए ये जो सोशल कुछ सवाल हैं, चाहे वो चाइल्ड अब्यूज़ का इशू हो या फिर वीमेन एम्पावरमेंट हो, एनवायरनमेंट हो, ये एजुकेशन हो, इस सब में भी आप काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, जैसा कि मैंने पढ़ा आपके विकी पेज पर। तो इसके पीछे क्या है, मतलब क्योंकि ये तो आपके सामने चॉइस है ही कि आप अपनी ज़िंदगी जीती रहें और अपनी तरह से कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ती रहें, उस तरफ मुड़कर बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं देखते। आपने इसको एक नेचुरल चॉइस की तरह रखा हुआ है। It's a very fine line between being a musician and being an artist. और म्यूज़िक जब आप कर रहे होते हैं और अगर उसके ज़रिए आप कुछ कह रहे होते हैं, वो आर्टिस्ट्री के तरफ वो एक कदम आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो
और मैं एक घर से आती हूँ जहाँ पर my father, my mother, my grandmothers, they're all very equal society जैसी पैदाइश एक चाइल्डहुड हमें दिया, मेरे भाई और मुझे दोनों को. अनुराग इज माय ब्रदर. उसके वजह से शायद एक हिम्मत भी है कि अनुराग और मुझे हम दोनों को हमेशा एक ही लेवल पे एजुकेशन, म्यूज़िक एजुकेशन, टू डू समथिंग इन लाइफ. ये नहीं है कि मुझे हमेशा अभी भी मुझे याद है कि समटाइम्स आई यूज्ड टू बी इन द किचन, और मैं जब वहाँ से आती थी, माई फादर वुड बी लाइक, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, प्लीज़ गो एंड स्टडी, और या तो रियाज कर लो. वो करो, उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आई वॉन्ट यू टू बी सेल्फ सफिशेंट. और मेरी नानी तो उससे भी ज़्यादा है कि तुम ना शादी मत करना, पहले सबसे पहले अपना काम करो, अपना एक बैंक अकाउंट रखो, अपनी यू नो हैव अ लाइफ ऑफ योर ओन. शादी कर लेना, बट सबसे पहले हैव अ लाइफ ऑफ योर ओन. सो मुझे बचपन से ये हमेशा घर पे ये माहौल रहा है कि any human being should have the freedom to do what they want, to do good things, and again give back to society. और हम टाटाज से हैं. मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे बड़े पापा, हम लोग सब टाटा फैमिली से हैं. और टाटा फैमिली का तो वो एक हमेशा से ही मोटो रहा है दैट कम्युनिटी थिंकिंग हमेशा रही है. इनफैक्ट रतन टाटा जी इज वन ऑफ माई आइडल्स. वो हमेशा कहते हैं, इफ़ यू वांट टू वॉक फास्ट यू वॉक अलोन, बट इफ यू वांट टू वॉक फार शुड वॉक विद एवरीवन. सो ये हमेशा मेरे दिमाग में रहता था और अभी भी है. और इसी तरह आई लुक इट एवरीथिंग कि अगर हम एक कम्युनिटी की तरह प्रोग्रेस करें तो इंडिविजुअली हम प्रोग्रेस करते हैं. सो उस हवाले से शायद मैं इस तरह सोचती हूँ दैट हम सब एक दूसरे के लिए वी शुड लुक आउट फॉर ईच अदर. और अब तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, जिस तरह से कोविड हमारे दरमियान है, हमारे आसपास हर 2 साल हो गए हैं अब इसको. ये और ज़्यादा एक द वॉइस हैज़ बिकम लाउडर, और हमको इसको अभी सुनना चाहिए कि अगर हम एक दूसरे के लिए खड़े नहीं रह सकते और एक दूसरे के लिए हम सोच नहीं सकते. अब जैसे मुझे कोई गाना गाना है जहाँ पर ह्यूमन लॉस है, यू डोंट हैव टू नेचुरली गो थ्रू इट टू बी एबल टू सिंग इट. If I have empathy for another human being who's going through something, that feeling of empathy will make you an artist. So I feel anyone who can feel for another human being, बजाय कि आप उस गली से या उस रोड से आप गुजर चुके हैं या नहीं, that makes you an artist. And अभी तो क्या कहें, डायनामिक लोगों की कम ज़रूरत है इस दुनिया में. वी वांट मोर पीस मेकर्स, वी वांट पीपल हु हैव एम्पैथी फॉर ईच अदर, वी वांट मोर आर्टिस्ट्स. सो अगर आप एक दूसरे ह्यूमन बीइंग का दर्द या उसका दुख आप समझ सकते हैं और उनके साथ खड़े हो सकते हैं, दैट मेक्स यू एन आर्टिस्ट. सो दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. बिल्कुल, आपने अच्छी बात कही. और यही अप्रोच अगर हम अपनी म्यूज़िक को लेकर रखें, ख़ास तौर पर म्यूज़िक मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और उससे होने वाला जो पूरा एंटरप्राइज और बिज़नेस है उसको देखें, तो जितना बड़ा देश है और उसमें जितनी विविधता भरा संगीत है, मतलब अगर आप पूरा लेंथ एंड ब्रेड्थ में देखें तो एक बहुत छोटा हिस्सा ही आपको करेंसी में मिलता है. बहुत सा म्यूज़िक अपनी ही ज़मीनों पर दम तोड़ देता है. उसके जो आर्टिस्ट हैं उनको वो सपोर्ट और वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाता. जबकि चूँकि आप कोक स्टूडियो पाकिस्तान का हिस्सा रह चुकी, वहाँ तो देखिए एक तरह का एक्सपेरिमेंट वैसे हो रहा है. हम लोगों के यहाँ मोनोपोलाइज करना और म्यूज़िक कंपनियाँ इस तरह से कंट्रोल करती हैं जिससे वो जो एक वैरायटी ऑफ वॉइसेस, जिसकी बहुत पॉसिबिलिटी हम लोगों की, जितनी बड़ी पॉपुलेशन और जितना बड़ा रीजनल एक वैरायटी है. तो ये बताइए इसमें कि कोक स्टूडियो पाकिस्तान में आपने क्या देखा और अपने यहाँ जो ये सब छोटे छोटे
एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं और उसके विज़वी जो पूरी एक मोनोपोलाइजिंग एक म्यूज़िक मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री है वो आमने सामने खड़ी है अगर आप देखें तो एक बात तो ये है कि जब शुरुआती दौर पे मैंने फिल्मों में गाना शुरू किया था और उसी दौरान मैंने बहुत सारे कोलैबोरेशंस भी किए थे उस वक्त, चाहे वो कृष्काले हो या अग्नि परिक्रमा, और जब कोक स्टूडियो के साथ नूरी के साथ जो कोलैबोरेशन रहा मेरा, तो उस टाइम पे क्या था कि जो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक इट वाज ग्रोइंग, इट वाज नॉट एज बिग एज द फिल्म फ्रेटर्निटी इज़. अगर आज मैं बात करूं, वो बिल्कुल चेंज हो गया है. अब आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के वजह से दैट द इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आर एक्चुअली बिगर देन द फिल्म आर्टिस्ट. एंड ये चेंज आर्टिस्ट ने ही किया है, क्योंकि जब तक एक आर्टिस्ट एक ही नहीं, इनफैक्ट होल कम्युनिटी, अगेन वो कम्युनिटी वाली बात आ जाती है, सारे आर्टिस्ट अपने अपने हिसाब से, अपने अपने कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से उन्होंने इंडिपेंडेंट म्यूज़िक मार्केट में रिलीज़ करना छोड़ा ही नहीं. और उसके वजह से जो आज मार्केट वैल्यू है एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की, वो बहुत बहुत ज़्यादा है. तो ये चेंज अब आ चुका है इंडिया में और मुझे यही लगता है कि ये बढ़ता ही रहेगा और देयर इज़ नो लुकिंग बैक. सो दैट चेंज हैज़ हैपेंड इन इंडिया. लेकिन आप देखेंगे कि एक बड़ी आबादी, चूँकि ये जो फिल्म म्यूज़िक है जी, और उसकी जो म्यूज़िक प्लेयर्स हैं जो बड़े बड़े, उनके पास उसके डिसेमिनेशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा ऑर्गेनाइज कॉरपोरेट एक पूरा स्ट्रक्चर और तरीका है. जबकि जो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक है उसकी लड़ाई इस बात में रहती है कि वो कैसे पहुँच ही जब नहीं पाएगा तो नहीं वो बिल्कुल बदल चुका है. क्योंकि अभी आप टॉप चार्ट्स देखें ना, तो टॉप चार्ट सिर्फ फिल्म चार्ट्स नहीं होते हैं. योर टॉप 20 हैज़ फिल्म म्यूज़िक एज वेल एज इंडिपेंडेंट म्यूज़िक. क्योंकि क्या है कि फिल्म इंडिपेंडेंट म्यूज़िक शायद कुछ फिल्मी गानों से भी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं. तो वो चेंज हो चुका है. इनफैक्ट 2-3 दिन पहले ही मैं देख रही थी कि मेरा नया गाना जो आया है तड़प फिल्म का, वो चार्ट्स में है और उसके साथ बहुत सारे इंडिपेंडेंट म्यूजिक ऑलरेडी चार्ट्स में है, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग अकम्पलिशमेंट एंड ऑल क्रेडिट गोज टू आर्टिस्ट्स. तो कुछ नाम लीजिए इस तरह के जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक जिनकी तरफ हमारे देखने वाले शायद ना नज़र पड़ती हो उनकी, तो वो आप उनको मुझे नहीं लगता यहाँ पर उनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है. मैं कहना चाहूँगी रफ्तार के बारे में, जो एक एक्चुअली इंडिपेंडेंट रैप आर्टिस्ट थे, बट अब वो इतने बड़े हो चुके हैं कि रफ्तार का नाम सबको पता है. तो दिस इज जस्ट वन नेम. ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो इनफैक्ट आई विल से बादशाह, ही हैज़ बिकम बिगर दैन अ लॉट ऑफ द फिल्म आर्टिस्ट. बट यही है कि हाँ, ये सारा कुछ जो चेंज आया है वो आर्टिस्ट के थ्रू ही आया है. क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, आई एम नॉट. इनफैक्ट बीच में एक दौर ये भी था कि फीमेल वॉइसेस बहुत कम हो गए थे फिल्मों में. आपने शायद नोटिस किया होगा, हम शायद 2 लाइन गाते थे या 4 लाइन गाते थे. अब वो चेंज हो गया है. इस साल देयर आर सो मेनी फीमेल सोलो सॉन्ग्स दैट आर ऑन द चार्ट्स. सो ये चेंज भी बहुत ही एविडेंट है. तो उस तरह से मैं देखूँ तो देयर आर लॉट ऑफ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हु डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन. उनका नाम ही काफ़ी है. सो अगर कोई भी देख रहे हैं, they will know who I'm talking about. Yeah. तो हम लोग अब बातचीत के करीब आखिरी हिस्से में पहुँचे हैं शिल्पा जी. कुछ तो आपकी ज़रूरत, या कहिए कि अब आप जिस पेशे में हैं, चाहे ना चाहें आपके पास काम और असाइनमेंट्स आते रहते हैं. इसके अलावा अपने बचे हुए वक्त से आप शौक़ से गज़लें या वो गाने गा लेती हैं जो... वो शौक़ नहीं है, ज़रूरत है. वो एक, मैं क्या कहूँ कि इट्स एज इम्पॉर्टेंट एज ऑक्सीजन. इट्स नॉट अ शौक. इट्स वो मैं कहूँ कि अगर वो ना हो तो शायद कुछ भी ना हो. जी. तो फिर लेकिन अगर आप देखें कि दुनिया भर में
सिंगर्स बहुत तरह के कुछ अपनी ही बाउंड्रीज़ को पुश करते हैं कुछ नया करने की। अगर आपके पास कोई असाइनमेंट के लिए गाना नहीं है तो आप कौन से गानों में हाथ पांव आजमाना चाहती हैं कि कुछ ज़रा अपनी ही बाउंड्रीज़ को पुश किया जाए और कुछ नया करके दिखाया जाए? बहुत सारी गज़लें हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, जो बहुत सालों से मैं सुन के बड़ी हुई हूँ। उनको मैं ऑफ कोर्स मैं गा रही हूँ, कुछ रिकॉर्डिंग्स हो चुकी हैं, दे विल बी रिलीज्ड। तो उनके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और ये मैं क्या कहूँ, ये मैं काम तो नहीं करूँगी, मुझे नहीं लगता मैंने अपनी ज़िंदगी में एक दिन भी काम किया है, क्योंकि स्टूडियो जाना मुझे ऐसा लगता है कि हाँ कुछ नया करने जा रहे हैं। वो एक चाइल्डिश एक एक्साइटमेंट होती है मुझ में। सो वो ऑफ कोर्स मैं करती हूँ, बट गज़लों के लिए वो एक अलग जगह है जो मैं खुद से कोशिश करती हूँ स्टूडियो में जाऊँ, उसको रिकॉर्ड करूँ, उसको रिलीज़ करूँ। तो वो लगातार वो जाने वाला नहीं है और मुझे नहीं लगता कभी भी मुझे छोड़ के जाएगा। और यही है कि उम्मीद यही है कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं यहाँ पर, अगर वो गज़लें जब मैं रिलीज़ करूँगी आप उनको उतना ही प्यार दें, और अगर कुछ कमी रह गई है प्लीज़ ज़रूर मुझे बताएं कि क्या कमी है, ताकि मैं और मेहनत कर सकूँ। जी। बस इतनी सी सबसे रिक्वेस्ट है। तो अब जाने से पहले आप हमको अपने ही इन 15-17 वर्षों में गाए हुए गानों में से एक छोटी सी मेडली जैसी अगर हमारे सामने पेश करें। बाकी सबने सुने हुए हैं और सब आपके गाने पसंद करते हैं, गुनगुनाते हैं, लेकिन वो एक्सक्लूसिवली हमारे शो के लिए कुछ कुछ छोटे छोटे टुकड़े जिन भी गानों से आप चुनना चाहें। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गिव क्रेडिट टू प्रीतम, क्योंकि उन्होंने इसका एक पूरा वर्जन ही चेंज कर दिया था जो मुझे बड़ा पसंद था। और एंड हमने इसको अनप्लग्ड वर्जन में गाया था। गो समथिंग लाइक, ऐसी चोखी चोखी गल्ला कर गया वे, झील से जिया को दरिया कर गया वे, मेरे माहिया सनम जानम कि वे करे अनमी दानम, शब गुजरी ते जग सोया नी मैं जगया नमी दानम, नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली नी मैं कमली कमली मेरे यार दी, मलंग मलंग दम दम मलंग 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 दम दम मलंग 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 दम, इश्क इश्क है मलंग मेरा। और क्या गा सकते हैं? आई थिंक वी शुड स्टार्ट विथ द फर्स्ट सॉन्ग दैट आई sang। जी। शमा को पिघलने का अरमान क्यों है, पतंगे को जलने का अरमान क्यों है, इसी शौक का इम्तिहा जिंदगी है, तो से नैना लागे पिया सांवरे, नहीं बस में अब ये जिया सांवरे। So this will always be my favorite। जी। मुझ में अगन है बाकी आज़मा ले, लेकर नहीं हूँ खुद को मैं तेरे हवाले, वे रांझना वे रांझना, रांझन ते यार बुलया सुन ले पुकार बुलया, तू ही तो यार बुलया, मुर्शिद मेरा तेरा मुकाम कमले, सरहद के पार बुलया परवरदिगार बुलया, हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा। क्या बात, क्या बात। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। तो अब हम लोग इस नोट पर ये बातचीत पूरी समझेंगे, ख़त्म तो नहीं करेंगे क्योंकि ये सिलसिला आगे चलता रहेगा शिल्पा जी। We will talk again। yes yes। इसमें ख़ास बात मुझे ये अच्छी लगती है कि you're actually looking at
someone who is an artist and you're trying to understand his thinking. जो जिस तरह जो थॉट प्रोसेस है उनका और जहाँ से वो उनका जेनेसिस कहाँ से हुआ है और वो इस तरह क्यों सोचते हैं और इस तरह वो काम क्यों करते हैं. तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप जिस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं ना, मैं अपने आप को ये क्वेश्चंस अपने आप से हमेशा पूछती रहती हूँ. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद से बात कर रही हूँ. तो मुझे ये इसलिए मैं आपके इंटरव्यूज़ फॉलो करती हूँ, क्योंकि इट्स एज इफ़ यू आर हैविंग अ इंक्लूसिव कॉन्वर्सेशन. अपने आप से बात कर रहे हैं या आपकी सोल सामने बैठी है और आप उसके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं. तो मुझे ऐसा लगता है. वाह, इसलिए मुझे काफ़ी पसंद है. बहुत शुक्रिया शिल्पा, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया और Thank इतने you so अच्छे much. गाने हमारे लिए गाए, जो कि हम आपके सुनने वाले और हमारे देखने वाले शायद पहली बार आपके मुंह से इस तरह इस रस के साथ सुन पाए होंगे. तो इस शो के लिए ख़ास कंट्रीब्यूशन जो आपने ये गाकर. माय प्लेजर एंटायरली. इट्स माय प्लेजर. बहुत शुक्रिया. जी, बहुत शुक्रिया. थैंक यू.